बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर सलीम ख़ान मरवत है और मैं आपको रोज़ाना ये बताता हूँ कि मैं अली यूसुफ़ हॉस्पिटल एबटाबाद में नफ्सियात की प्रैक्टिस करता हूँ। और अली यूसुफ़ हॉस्पिटल जो है वो DHQ एबटाबाद के बिल्कुल सामने वाक़या है। और मैं यहाँ शाम 3 बजे से रात 8 बजे तक रोज़ाना नफ्सियात की प्रैक्टिस करता हूँ, मंडे टू सैटरडे। तो अगर आपका कोई मरीज़ है जिसके बारे में आप मुझसे मशवरा करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आप मेरी खिदमत हासिल करें, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं अली यूसुफ़ हॉस्पिटल में। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी यूट्यूब पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। रोज़ाना की तरह आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ। टॉपिक इंटरेस्टिंग भी है और कॉमन भी है। और हमारी सोसाइटी में बहुत सारे साइकियाट्रिक केसेस को मिसडायग्नोज कर दिया जाता है। बस हम रूटीन में डिप्रेशन, एंग्जाइटी और इस तरह की चीज़ें डायग्नोज करते रहते हैं। एकेडमिकली बाज़ औक़ात चीज़ें मिस हो जाती हैं। तो मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ वो है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी वो बीमारी जिसमें लोगों की तवज्जो कम होती है और उनकी जिस्मानी और ज़हनी हरकत और सकनात रूटीन के लोगों से ज़्यादा होती हैं। इसे अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर कहते हैं। ये आम तौर पर बच्चों में डायग्नोज किया जाता है, लेकिन 2 to 4% ऑफ एडल्ट लोगों में भी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर मौजूद होता है। अब ये 2 to 4% अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर एडल्ट्स में कैसे सामने आता है? दरअसल होता ये है कि बच्चों में ये मिस डायग्नोज कर दिया जाता है या मिस कर दिया जाता है। तकरीबन 50% केसेस में इसको लोग डायग्नोज नहीं कर पाते। लोग इसको और बीमारियों के साथ कंफ्यूज कर देते हैं, जैसे डिप्रेशन, एंग्जाइटी या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो इसलिए ये 2 to 4% एडल्ट एज में सामने आता है। और मेल्स में ये 60% लोगों में, एडल्ट लोगों में डायग्नोज होता है और फीमेल्स में ये 40% लोगों में डायग्नोज होता है और फीमेल में ये अंडर डायग्नोज होता है। इसकी कुछ वजूहात हैं जो कि मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा कि फ़ीमेल्स में ये अंडर डायग्नोज क्यों होता है। जब हम अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर की बात करते हैं तो उसमें कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं जिन पे हमने फोकस करना होता है। इसमें लोगों की तवज्जो नहीं रहती, वो टास्क एट द हैंड, यानी जो कुछ वो कर रहे होते हैं उसको तवज्जो नहीं दे पा रहे होते और उनकी अटेंशन यानी उनकी तवज्जो इधर उधर चीज़ों की तरफ जाती रहती है। उनका जहन एक जगह पे टिक के फोकस करके काम नहीं कर पाता। तो एडल्ट्स में ये शो कैसे करता है कि जब किसी को अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है तो वो लोग मीटिंग्स में या इम्पोर्टेंट ऐसी बातचीत में, गुफ्तगू में तवज्जो नहीं दे पाते और एब्सेंट माइंडेड नज़र आते हैं और उनसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें मिस हो जाती हैं। दूसरा ये कि वो अपने जहन की स्पीड की रफ्तार से, जिस तरह उनका जहन चल रहा होता है, तो वो डिफरेंट चीज़ों को अंग्रेज़ी में जिसको कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी आज का काम कल पे छोड़ देना। वजह ये होती है कि उनका जहन फोकस नहीं कर पा रहा होता। ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, तो ये कल कर लेंगे, ये आज कर लेंगे, ये परसों कर लेंगे, ये कब करूं, ये वाली कन्फ्यूजन इनके जहन में चलती रहती है। और फोकस ना करने की वजह से ये अंडर अचीवमेंट करते हैं। ये लोग अगर किसी स्पेसिफिक जो उनकी पसंद का कोई काम होता है उस पर अगर ये फोकस करें तो बहुत ज़्यादा अचीवमेंट कर लेते हैं। लेकिन चूंकि ये फोकस नहीं कर पा रहे होते और रूटीन की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें फिर ये अंडर अचीवमेंट के साथ सामने आते हैं। यानी अगर ऑफिस वर्क है और डिफरेंट फाइल्स पे काम करना है तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के आदमी को, शिकार इंसान को प्रॉब्लम होती है कि वो किस फाइल पे फोकस करे, किस काम को पहले करे और किस को बाद में करे।
اور ہمیشہ اس کے سینئرز یا اس کے کولیگز کو اس بات کی شکایت ہوتی کہ بھائی تم کام نہیں کرتے، تم کام کل پہ ڈالتے ہو، تمہاری توجہ کدھر رہتی ہے. تو یہ ایک بڑا بدقسمتی کا مرحلہ ہوتا ہے. اس کی وجہ سے مریض میں چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یار میں فوکس کیوں نہیں کر پا رہا، میرے دماغ کے ساتھ کیا پرابلم ہے. چڑچڑاپن ہوتا ہے، ان میں بے صبری ہوتی ہے بہت زیادہ. یہ لفظ میں یوز کرنے لگا ہوں سمجھانے کے لیے کہ بندر کی طرح ایک شاخ سے دوسری شاخ پہ اچھلنے کی عادت ہوتی ہے ان کو. یہ ایک جگہ ٹک کے بیٹھ کے کام نہیں کر پاتے، تو یہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں. چڑچڑے پن کے ساتھ جب انڈر اچیو کرتے ہیں تو پھر ان میں انگزائٹی بھی ہوتی ہے کہ یار میں کام نہیں کر پا رہا، میں فوکس نہیں کر پا رہا، میری شکایت آ رہی ہے، میں ٹھیک ٹھاک پڑھا لکھا آدمی ہوں، میں بڑی اچھی پوسٹ پہ ہوں. اس قسم کے لوگ سکسیسفل لوگ ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان میں مینٹل ریٹارڈیشن یا انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی ہوتی ہے. یہ بڑے سکسیسفل لوگ ہوتے ہیں لیکن وہ اچیو نہیں کر پا رہے ہوتے، تو ان میں اریٹیبلٹی ہوتی ہے. تقریباً 65% لوگوں میں غصہ بہت جلدی ان کو آ جاتا ہے. ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یار میں فوکس نہیں کر پا رہا ہوتا ہوں. ارد گرد کے لوگ اس کو کسی کام کا کہتے ہیں، وہ اس کے ذہن میں کچھ اور چل رہا ہوتا ہے، تو ان کو غصہ آ جاتا ہے، چڑچڑاپن ہو جاتا ہے، اداس ہوتے ہیں. اور اس ہائپر ایکٹیویٹی کی وجہ سے ان کی نیند بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، ان کا کھانا پینا بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے. یہ نہ کھانے پینے پہ فوکس کر پا رہے ہوتے ہیں. جب یہ سونے کے لیے بیڈ میں جاتے ہیں تو ان کو پھر مختلف قسم کے خیالات، وہی بندر ایک شاخ سے دوسری شاخ پہ اچھل رہا ہوتا ہے، تو وہ سمجھ نہیں پا رہے ہوتے کہ مجھے سونا ہے، یہ بھی ایک پرائیورٹی ہے. پرائیورٹائز نہیں کر پا رہے ہوتے کہ کون سی چیز کو کب کرنا ہے. مثلاً اس فائل کو ابھی ختم کر کے میں نیکسٹ فائل پہ جاؤں گا، اس ٹاسک کو ختم کر کے میں نیکسٹ ٹاسک پہ جاؤں گا. وہ اس چیز کو پرائیورٹائز نہیں کر پا رہے ہوتے کہ کس کو پہلے کریں. تو یہ بڑی ذہنی طور پہ اور جسمانی طور پہ تھکانے والی کیفیت ہوتی ہے. اس کے مریض جو ہوتے ہیں وہ ذہنی طور پہ بھی ہر وقت تھکے ہوئے ہوتے ہیں اور جسمانی طور پہ بھی تھکے ہوئے ہوتے ہیں. ان کی تشخیص میں ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو مس ڈائیگنوز کر دیا جاتا ہے ڈپریشن یا انگزائٹی کے ساتھ. ڈپریشن میں ایک قسم ہوتی ہے جسے ہم ایجیٹیٹڈ ڈپریشن کہتے ہیں، جس میں لوگ ہائپر ایکٹیو ہوتے ہیں، بہت زیادہ تیز ہو رہے ہوتے ہیں، وہ چیزوں کو جلدی جلدی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ان میں تیزی آئی ہوئی ہوتی ہے. یہ ڈپریشن کی ایک قسم ہے جسے ہم ایجیٹیشن کہتے ہیں، کہ جیسے آپ کے اندر بے چینی ہے، بے اضطراب، آپ کے اندر اضطراب ہے. اور انگزائٹی میں تو اضطراب ہوتا ہی ہے. تو ان لوگوں کو زیادہ تر ایجیٹیٹڈ ڈپریشن یا انگزائٹی کے ساتھ مس ڈائیگنوز کر دیا جاتا ہے اور لوگ اس کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اور ان کو فرق نہیں پڑتا، اور یہ ایک ڈاکٹر سے دوسرے ڈاکٹر، ایک سائیکیٹرسٹ سے دوسرے سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے رہتے ہیں انٹل کہ جب تک کسی ایک سائیکیٹرسٹ جس کا تجربہ ہو اور وہ سمجھ جائے کہ او یہ کیس تو ADHD کا ہے. ووکل ٹکس بھی ان کو ہوتی ہیں، ان کے منہ سے مختلف قسم کی آوازیں نکلتی ہیں، انوانٹیڈ آوازیں، ٹک ٹک، فو فو، شا شا، پی پی، اس طرح کی ایسی آوازیں جو کہ سماجی طور پر اچھی نہیں لگتی. دوسرا، ان کی ہائپر ایکٹیویٹی ان کو معاشرے میں بھی مس فٹ بنا دیتی ہیں. لوگ ان کی بے چینی، اضطراب، ان کی ایک جگہ پہ ٹک کے نہ بیٹھنے کی عادت سے تنگ ہو رہے ہوتے ہیں. فیملی ممبرز بھی تنگ ہو رہے ہوتے ہیں کہ اس شخص کو، جس کو ہم ہندکو میں کہتے ہیں وقتہ پڑا ہوا ہے، اس شخص کو کیا وقتہ پڑا ہوا ہے، اس کو کیا جلدی ہے، یہ ہر کام آگ لگی ہوئی ہے، اس نے ہر کام کرنا ہوتا اور کرتا کچھ بھی نہیں ہے. تو ڈیفرینشیل ڈائیگنوسس میں بھی اس کے جب ہم ADHD کو ڈائیگنوز کرتے ہیں تو ہم ڈپریشن اور انگزائٹی اور بائیپولر افیکٹیو ڈس آرڈر کو سامنے رکھتے ہیں، یا ہم نشے کی کچھ ادویات مثلاً آئس کو ہم سامنے رکھتے ہیں، یا اسٹیمولنٹس کو ہم سامنے رکھتے ہیں کہ کہیں ان کا استعمال تو نہیں کر رہا مریض. اسٹیمولنٹس جیسے میتھائل فینیڈیٹ، ریٹیلن، آئس، وہ بھی میریٹیلن ٹائپ کی چیز ہے. تو اس ٹائپ کی چیزوں کے استعمال کی وجہ سے بھی لوگ ہائپر ایکٹیو ہوتے ہیں اور ایک جگہ ٹک کے نہیں بیٹھ سکتے، فوکس نہیں کر پا رہے ہوتے. لیکن ان میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اس میں لوگوں میں پیرانویا یعنی شک کی بیماری کی علامات شروع ہو جاتی ہیں، وہ دوسروں پہ شک بھی کرنے لگتے ہیں، ان کو ڈر بھی لگتا ہے. ADHD میں ڈر کا، خوف کا، شک کا ایلیمنٹ نہیں ہوتا.
दूसरी सबसे ज़रूरी बात यह है कि ADHD ज़हनी पसमानदगी की निशानी नहीं है, और ADHD के इलाज से ज़िंदगी बेहतर हो जाती है। लोग अपना काम अच्छे तरीके से करने लगते हैं, फोकस कर पाने लगते हैं। तो ज़रूरी बात यह है कि अगर आपको इस तरह की अलामात हैं तो आप किसी अच्छे माहिर सीनियर साइकियाट्रिस्ट को दिखाएं। और आप उन्हें, अगर आपके जहन में शक है कि मुझे ADHD है, तो आप ज़रूर साइकियाट्रिस्ट को बताएं कि डॉक्टर साहब आप काइंडली मुझे एंग्जाइटी डिप्रेशन के अलावा ADHD के लिए भी असेस करें। तो साइकियाट्रिस्ट का ये जहन में अगर ये बात ना हो तो वो इसकी तरफ उसकी अटेंशन जाएगी और वो आप में ये डायग्नोसिस कर पाएगा। तो ये बहुत इजीली डायग्नोस हो जाता है और इसकी मैनेजमेंट यानी ट्रीटमेंट भी बहुत आसान है। साइकोथेरेपीज़ में CBT की जाती है, फोकस थेरेपीज़ दी जाती हैं, मेडिकेशंस हैं, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिकेशंस दी जाती हैं। ज़्यादातर स्टिमुलेंट्स दी जाती हैं, मिथाइलफेनिडेट यानी रिटालिन दी जाती है, जिसकी वजह से आप एक ख़ास पीक लेवल पे जाके आप थक जाते हैं और फिर आप आराम से बैठ जाते हैं और फिर आप फोकस कर पाते हैं। और इसके अलावा एटमॉक्सिटिन एक और दवाई है, वो भी दी जाती है। ये 2 दवाइयां हैं जो कि इसकी ट्रीटमेंट में दी जाती हैं। साइकोथेरेपी का इसमें बहुत बड़ा रोल है, साथ में रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, इन सब चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। ये बात जहन में याद रखनी चाहिए कि ये एक न्यूरोसाइकाइट्रिक डिसऑर्डर है, ये अद्वियात के साथ ही कंट्रोल होता है। तो ऐसा नहीं होगा कि आपको अगर अद्वियात या साइकोथेरेपी दे दी जाए तो आपकी ADHD ख़त्म हो जाएगी। जब तक आप ADHD की ट्रीटमेंट लेते रहेंगे आपका फोकस बरकरार रहेगा, आपका जहन फोकस कर पाएगा, आप चीज़ों को तवज्जो दे पाएंगे, आप चीज़ों को तरतीब से कर पाएंगे, आपकी ज़िंदगी में एक पैटर्न आ जाएगा। जो ही आप अद्वियात के साथ गड़बड़ करना शुरू कर देंगे, जिस तरह हमारे मरीज़ कॉमनली करते हैं कि वो जब ठीक होने लगते हैं तो वो कहते हैं मैं तो ठीक हो गया हूँ, मेरी बीमारी का क्योर हो गया, इलाज हो गया, तो वो दवाइयाँ बंद कर देते हैं। तो डॉक्टर के, साइकियाट्रिस्ट के मशवरे के बगैर अपनी अद्वियात बंद नहीं करनी, अपने साइकियाट्रिस्ट के साथ रेगुलर फॉलो अप करना है। आपने एडल्ट ADHD का अपना नुकसान होता है, जिस तरह चाइल्डहुड ADHD में लोग लर्न नहीं कर पाते, वो नई चीज़ें नहीं सीख पाते, वो एजुकेशनली ड्रॉप कर जाते हैं, लैंग्वेज नहीं सीख पाते, उनकी इंटेलिजेंस अफेक्ट इस तरह होती है कि वो चीज़ों को फोकस और रिकॉल नहीं कर पाते। इस तरह एडल्ट ADHD के ये नुकसानात होते हैं कि लोग अंडर अचीव करते हैं, लोगों में एबिलिटीज़ होती हैं, लोगों में इंटेलिजेंस होती है, लेकिन वो चीज़ों को कर नहीं पाते, उनका जहन जो है वो एक जगह टिक नहीं पाता। तो ये काबिल इलाज बीमारी है, इसके लिए साइकियाट्रिस्ट के पास जाना इंतहाई ज़रूरी है और साइकियाट्रिस्ट आपका बेहतरीन तरीके से इलाज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो का मकसद ये है कि अगर आपको अपने अंदर ऐसी अलामात नज़र आती हैं या आपकी फैमिली मेम्बर्स में ऐसे किसी शख्स को आपको शक हो कि इसको ADHD है, इसको डिप्रेशन या एंग्जाइटी नहीं है, तो उसे साइकियाट्रिस्ट के पास लाजमी लेके जाएं और किसी सीनियर एक्सपीरियंस्ड साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाएं और आप मेंशन करें। इसमें मेंशन करने में कोई बुराई नहीं है। साइकियाट्रिस्ट को एक आध साइकियाट्रिस्ट शायद ऐसा होगा कि वो माइंड कर जाएगा कि डॉक्टर मैं हूँ या आप हैं। कोई अच्छा सीजन साइकियाट्रिस्ट होगा तो वो आपकी फीडबैक को इंटरेस्ट से सुनेगा। अगर आप कहें कि डॉक्टर साहब मुझे शक है कि मुझे या मेरे इस फैमिली मेम्बर को ADHD भी हो सकता है सॉरी, तो वो साइकियाट्रिस्ट उस चीज़ पे भी फोकस करेगा। तो ये ट्रीटेबल कंडीशन है, आप लाजमी साइकियाट्रिस्ट को दिखाएं और साइकियाट्रिस्ट के मशवरे पे अमल करें और इंशाल्लाह आप खुद या आपका जो फैमिली मेम्बर जिसको एडल्ट ADHD है वो ठीक हो सकता है और ये बीमारी विद मेडिकेशंस कंट्रोल हो जाती है। तो रोज़ाना की तरह मैं फिर कहूँगा, अगर आपका इस टॉपिक के बारे में कोई सवाल हो तो काइंडली आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे एक चीज़ पूछते हैं कि मेरा व्हाट्सएप नंबर क्या है, तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आज बता देता हूँ। 0333539384 0333539384।
983854। इस पे मैं अपने पेशेंट्स के साथ व्हाट्सएप पे बात कर सकता हूँ। मैं व्हाट्सएप पे आपके मैसेजेस की रिप्लाई भी करता हूँ, मैं आपके वॉइस मैसेजेस की भी रिप्लाई करता हूँ। इस पे कॉल नहीं हो सकती, कॉल्स के लिए मेरे पास टाइम नहीं होता। आई एम सॉरी फॉर दैट। अगर आपको कोई मशवरा चाहिए, आपको कोई गाइडेंस चाहिए, आप मेरे पास आना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप मुझसे बात करें, तो आप मेरे इस नंबर पे 033353983854 इस पे आप मुझसे टेक्स्ट या वॉइस मैसेज पे राब्ता कर सकते हैं। मैं आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगा जहाँ तक मेरे इल्म में होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफ़िक टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो उसके लिए भी मैं विलिंग हूँ, तैयार हूँ। मेरी वीडियोस अपने दोस्तों यारों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। अपने दिमाग का, अपने दिल का, अपनी रूह का, अपनी जान का ख्याल रखें। ये अब सब चीज़ें हमारे पास अल्लाह पाक की अमानत हैं और हमें इनका ख्याल करना चाहिए। जिस्मानी बीमारियों की तरह ज़हनी बीमारियां भी बीमारियां हैं और इनका इलाज, प्रॉपर इलाज हो सकता है। आप कोशिश करेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। तो कल इंशाल्लाह मैं किसी और टॉपिक के साथ हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।